आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति को कवर करते हैं। सबसे पहले यमुनानगर के पॉइंट को देखिए। हरियाणा में भूभेदी रडार यानी जीपीआर, जीपीआर का क्या मतलब होता है? ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार। इसकी मदद से जमीन के नीचे मौर्यकालीन धरोहर ढूंढी है यमुनानगर के टोपरा कला में। जैसा नाम में भूभेदी रडार या ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, इन रडार की मदद से देखा जाता है कि जमीन के नीचे कुछ है नहीं है, क्या है, इसमें हेल्प करती है। टोपरा कला का वैदिक नाम त्रिप्लाक्सा था, किसमें? तांड्या ब्राह्मण ग्रंथ में। इसके अनुसार यमुनानगर की बात करें तो यह हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला है और यहां बिल्कुल कोने में जो गांव है उसका नाम है ताजेवाला। यहीं से यमुना नदी हरियाणा में एंटर करती है और यहीं से पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर तो हरियाणा में आती है, देखो यमुना ऐसे जा रही है ना, बिल्कुल बॉर्डर से होती हुई। तो पश्चिम की तरफ जो नहर है वो हरियाणा में जाती है और पूर्व की तरफ जो नहर है वो यूपी में, उसका नाम पूर्वी यमुना नहर है। यमुनानगर में ही है आदि बद्री, यहां पर 8वां सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया था। शुरुआत यहां से हुई थी और समापन हुआ था पेवा में। पेवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव या सरस्वती महोत्सव, इसका आयोजन कौन करता है? हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड। इंग्लिश में बोले तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। इसके चेयरमैन होते हैं हरियाणा के सीएम, फिलहाल कौन है? नायब सिंह सैनी। और इसके डेप्यूटी चेयरमैन है धुम्मन सिंह किरमच। धुम्मन सिंह किरमच। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में पार्टनर स्टेट था राजस्थान, हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा का। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स टॉपिक और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं। इससे आपको याद करने में काफी आसानी होगी और आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। प्रकटेश्वर महादेव मंदिर, ये पानीपत के भादड़ में 355 वर्ष पुराना है करीब करीब। और पानीपत में एक और धाम काफी फेमस हो रहा है, चुलकाना धाम। बार बार इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, काफी फेमस हुआ है हाल फिलहाल में। चुलकाना धाम के बारे में डिटेल में हमने हमारी जो हरियाणा जीके फटाफट सीरीज है उसमें कवर करवा दिया है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है। इस बार 2025 में 38वां सूरजकुंड मेला लगा है। और सहयोगी राज्य रहे हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश। पहली बार है जब दो राज्यों को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया है, सहयोगी राज्य बनाए गए हैं। और पार्टनर कंट्री रहे हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के जो मेंबर है ना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और जो पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, वे इस मेले में सांस्कृतिक भागीदार रहे हैं। 2024 में भी वे सांस्कृतिक भागीदार रहे थे, कल्चर पार्टनर। और 2024 से ही कल्चर पार्टनर बनाने की शुरुआत हुई थी। इस बार भी यही 8 राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में की गई थी। उस टाइम बंसीलाल की सरकार थी। कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है इसे। और 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था। हर साल कौन से महीने में सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है? फरवरी के महीने में। देखिए एक बार डिटेल से कर लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 2023, 24 और 25 तीनों इंपॉर्टेंट है। कोई भरोसा नहीं कहां से पूछ लें। और साथ ही इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। पानीपत से एक और पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 2025 को 260वां मराठा शौर्य दिवस मनाया गया था कालाम में। कालाम कहां पर है? पानीपत में। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ना 1761 को, 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो मराठों के लिए यहां पर मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है। वे काफी बहादुरी से लड़े थे यहां पर। अब हिसार के पॉइंट को देखिए। स्वामी सजानंद नाथ, ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध महामृत्युंजय व ज्योतिष एवं योग अनुसंधान केंद्र के संस्थापक हैं। इनके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र हिसार के मयेड गांव में स्थापित करेंगे ये। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई 52 फुट रहेगी, 52 बाई 52 फुट। और कुरुक्षेत्र में देवीकूप भद्रकाली मंदिर, वहां पर मां शब्द की 51 फुट ऊंची प्रतिमा की नींव रखी गई है। किन्होंने रखी थी वो?
हमारे जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने। श्याम सिंह राणा हरियाणा के कृषि पशुपालन और मछली विभाग के मंत्री हैं। इन्होंने हरियाणा में 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है। सबसे पहली बार 1919 में पशुधन गणना हुई थी और हर 5 साल में पशुधन गणना होती है। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़ा और जो पोल्ट्री फार्म के जो पक्षी हैं उनकी गिनती की जाती है। हरियाणा में जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, वार्षिक आय, जिन परिवारों की, उनको आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 शुरू की गई है। इसके तहत इन गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा, भूखंड उपलब्ध करवाया जाएगा और इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने के लिए राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अजरबैजान में आयोजित हुई थी एशियाई संसदीय सभा। इसमें हरियाणा की सांसद किरण चौधरी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किरण चौधरी 2024 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और राज्यसभा में एमपी हैं ये। और इसका मकसद क्या था, जो कंप्लीट एशिया है वहां पर क्षेत्रीय सहयोग हो, सतत विकास, आर्थिक विकास और शांति निर्माण के जो प्रयास है उनको मजबूत किया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जो गवाह होते हैं ना, तो हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू की गई है। इसके तहत जो 22 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में साक्षी संरक्षण सेल का उद्घाटन किया जाएगा और इस साक्षी संरक्षण सेल के अध्यक्ष वहां के जिला के पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक होंगे। गवाहों की सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दिया है हरियाणा सरकार ने। राजस्थान में जल सुरक्षित राष्ट्र विषय पर कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। इसमें हरियाणा से 2 मंत्रियों ने भाग लिया था, रणबीर गंगवा जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री हैं और सुरुचि चौधरी ये सिंचाई और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अपना हरियाणा जल सुरक्षित राज्य के लक्ष्य को 2047 से पहले पूरा कर लेगा और इसके लिए हरियाणा में रेनीवेल, जल जीवन मिशन, अमृत योजना और इसके अलावा नहर पर आधारित पेयजल परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने स्कूल की बसों में FAPS सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है। FAPS का मतलब होता है फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। आग बजने पर अलार्म बज जाएगी, आग से बचने के लिए वहां पर उपकरण होंगे, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, इस टाइप के। और ये सिस्टम आग लगने की स्थिति में 3 मिनट के अंदर ही जो बस में बच्चे फंसे होते हैं उनको सुरक्षित निकालने में मदद करता है। हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया था जिसमें नर नीलगाय को मारने के लिए इन्होंने अनुमति दी थी। जो मेल नीलगाय है ना, कई बार जो खेत होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए तो इसका विरोध किया था बिश्नोई समाज ने। इनके विरोध की वजह से हरियाणा सरकार ने इन जानवरों को मारने के कानून पर रोक लगा दी है। 4 जनवरी 2025 को हरियाणा के कैबिनेट में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974, काफी इंपोर्टेंट कानून है ये, याद होना चाहिए कब आया था, 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसमें बदलाव किया था और कुछ शर्तों के साथ जो नर नीलगाय हैं, मेल होती हैं जो नीलगाय, उनको मारने की अनुमति दी थी। और जो बिश्नोई समाज रहते हैं ये हमारे पर्यावरण हितैषी रहते हैं, जीव प्रेमी रहते हैं, इन्होंने विरोध किया और इनके विरोध की वजह से प्रदेश सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया। औद्योगिक और कमर्शियल संस्थानों में जो श्रमिक हैं, काम करते हैं जो श्रमिक, उनकी दृष्टि अगर कमजोर हो जाती है तो चश्मा खरीदने के लिए हरियाणा सरकार उनको 1500 रुपए देती है। कितने रुपए? 1500। और ये 5 साल में एक बार दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों की जो सैलरी मिलती है, मानदेय, उसमें 1000 की बढ़ोतरी की है। पहले 15,000 मिलते थे, अब 16,000 मिलते हैं मासिक मानदेय। शिवराज सिंह चौहान ने नक्शा प्रोजेक्ट को शुरू किया था, इस पायलट प्रोजेक्ट को। इसमें हरियाणा सहित 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज में जो शहरी भूमि सर्वेक्षण है उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और नक्शा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, यानी शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण। इस नक्शा प्रोजेक्ट के तहत भूमि का सर्वेक्षण होगा जिससे पता चलेगा कि कौन सी जमीन किसको बिलोंग करती है और जिससे सिटी के डेवलपमेंट का भी काम इजी होगा। लैंड के डिस्प्यूट कम होंगे क्योंकि पता चल जाएगा कि कौन सी जमीन किससे रिलेटेड है। और इन सारी डिटेल की वजह से जो वेबसाइट होती है नेट पर, उस पर लैंड का रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होगी। ई नैम का मतलब होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट,
यानी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो सरकार ने ई नैम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार को अनुमति प्रदान की है? 10। कुल कितनी हो गई है? 231। ई नैम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ई नैम एक कृषि के सामानों के लिए नेशनल लेवल पर एक बाजार बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसमें कृषि उपज बाजार समिति मंडी यानी एपीएमसी, एपीएमसी का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। जो एपीएमसी मंडी होती है इनको ई नैम आपस में जोड़ती है। देखो मार्च में हरियाणा का बजट आना है तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में हरियाणा की जो रेलवे परियोजनाएं हैं उनके लिए 3,416 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। हरियाणा के जो 34 रेलवे स्टेशन है इनको अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके लिए 1,149 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस समय हरियाणा को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कनेक्टिविटी मिली हुई है और वर्तमान में राज्य के 144 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में हिसार से सिरसा तक जो ट्रेन जाएगी उस रेल लाइन के लिए धनराशि आवंटित की गई है। ये कहां से होकर जाएगी? हिसार से सिरसा, अग्रवा से होते हुए। इसके लिए 410 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार को जो विभिन्न कर मिलते हैं इससे मिलने वाले हिस्से में हरियाणा के लिए 15,547 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इतने रुपए हरियाणा को मिलेंगे। ये पिछले साल जो राशि मिली थी उसके मुकाबले 10.53% ज्यादा है। पिछले साल कितने मिले थे? 14,065 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। अब एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन को कवर करते हैं। पंचकुला के पॉइंट को देखिए। हिसार और यूके, ये यूके यूनाइटेड किंगडम है, कहीं उत्तराखंड समझ लो। तो हिसार यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित किया जाएगा पंचकुला में। ये किन के लिए होता है? बागवानी फसलों के लिए होता है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने जो यूके में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम विश्वविद्यालय, इसके साथ एमओयू साइन किया है। पंचकुला में नशा तस्करी को रोकने के लिए एक अंतरराज्यीय सचिवालय बनाया गया है, यानी कई राज्यों ने मिलकर यह सचिवालय बनाया है नशा तस्करी को रोकने के लिए। कहां पर? पंचकुला में यह सचिवालय है। अनाज, किन्नू, फल एवं सब्जी की खरीद और बिक्री के लिए सब मार्केट यार्ड सिरसा के अबूब शहर में स्थापित किया जाएगा। अबूब शहर में किन्नू का वैक्सीन केंद्र और अनाज की खरीद का केंद्र है। क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है और इसका एरिया है 4,277 स्क्वायर किलोमीटर। आप कमेंट बॉक्स में बताओ हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये वही जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है ना, और सिरसा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये कई बार बता चुका हूं, हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन में भी ये आ चुका है, करंट अफेयर में भी कई बार कवर करवाया है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। शहीदों का शहर है झज्जर। यहां पर बागवानी विश्वविद्यालय का सेंटर बनाया जाएगा, जो बागवानी क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए। देखो शहीदों का शहर तो झज्जर हो गया, पर वीर सिटी या वीर भूमि रेवाड़ी है। झज्जर को किसके नाम पर रखा गया है? छज्जू किसान के नाम पर इसका नाम झज्जर रखा गया है। जो कृषि के ट्रैक्टर रहते हैं उनको एक प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सीएमवीआर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है इसके प्रमाणीकरण का। सीएमवीआर का मतलब क्या है? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल। इसके प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट अब हिसार जिले में जो उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान है यहां से मिलना शुरू हो गया है। ये फार्म की बजाय कृषि भी आ सकता है। इसकी वजह से जो यहाँ के निर्माता हैं उनको लाभ मिलेगा जो कृषि के ट्रैक्टर बनाते हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसी उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, इसमें कस्टम हायरिंग सेंटर का भी शुभारंभ किया है। कस्टम हायरिंग सेंटर, इससे जो छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं, जो खेती की मशीन होती है बड़ी बड़ी फसलों को काटने वाली या और भी जो काम के लिए मशीनरी रहती है, उनको रेंट पर ले सकते हैं। उनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काफी महंगी होती है। छोटे और मध्यम किसान जो रहते हैं वो रेंट पर लेंगे, अपना काम करेंगे, वापस कर देंगे रेंट भर के। 2 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था
हिसार के उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, इसको टीटीसी केंद्र भी बोलते हैं, हिसार में है ये। पशुओं के लिए सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाएगी हिसार में। इससे पशुओं की जो नस्ल है उसमें सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। जो नस्ल सुधार का काम होगा यहाँ पर पशुओं की। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। इसका 41वां स्थापना दिवस मनाया गया था 1 फरवरी 2025 को। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 फरवरी 1985 को। हिसार में एक इंपॉर्टेंट जगह है ब्लू बर्ड लेक, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लू बर्ड लेक कहां पर है? हिसार में। हरियाणा सरकार की एक योजना है किसानों के लिए, भावांतर भरपाई योजना। अब इस योजना में आलू को भी शामिल कर लिया है। तो इस योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 फसलें फल की हैं, 14 सब्जी की फसलें और 2 मसाला फसलें शामिल है। अभी लेटेस्ट आलू को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जो उनकी फसल रहती है उसका पंजीकरण करवाना पड़ता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। देखो, भावांतर भरपाई योजना क्या है? जैसा नाम है, भाव के बीच के अंतर की भरपाई। जब किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी जाता है तो उसको अगर सरकार जो मूल्य तय करती है उसके मुताबिक दाम नहीं मिलता, उससे कम दाम मिलता है, तो उन दोनों के बीच के अंतर जो रहता है वो सरकार पूरा करती है इस योजना के अंडर। और भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत हुई थी 30 सितंबर 2017 को। हरियाणा सरकार ने 2030 तक 15,500 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल कितना है? 4,500 मीट्रिक टन। और हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, साथ ही मछली विभाग के भी मंत्री हैं ये। हरियाणा में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र ये कुरुक्षेत्र के रामनगर में है। यहाँ पर जो मधुमक्खी के पालक होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। हरियाणा में फरवरी 2025 तक लगभग कितने सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं? ये किए जा चुके हैं 86.65 लाख लोगों को। हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत आने वाले 3 से 4 वर्षों में राज्य के जो प्रत्येक एकड़ की मृदा के नमूने एकत्रित किए जाएंगे और सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। यहाँ पर मृदा के नमूने एकत्रित किए जाते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ पर कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है, कहाँ पर क्या किस चीज की जरूरत है, और उस हिसाब से सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाते हैं ताकि किसानों को आसानी हो कि कैसे अपनी उपज को बढ़ाएं। इसका एम क्या है? जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना, किसान ज्यादा से ज्यादा फसल उगा पाए। मृदा की जांच के लिए विभाग ने 26 मई 2022 को हर खेत स्वस्थ खेत का पोर्टल लॉन्च किया था। और हरियाणा के कृषि विभाग को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट के लिए स्कोच ग्रुप द्वारा स्वर्ण पदक मिला था। कब? 2022 में। इंडस्ट्री यानी उद्योग को कवर करते हैं। हरियाणा में मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र शुरू किया गया है। कहां पर स्टार्ट किया गया है? ये सोनीपत के खरखोदा में। इससे पहले मारुति सुजुकी के जो 3 संयंत्र थे वो एक तो गुरुग्राम में, दूसरा गुरुग्राम के मानेसर में और तीसरा गुजरात के हसलपुर में, चौथा सोनीपत के खरखोदा में। हरियाणा को देश की वाहन निर्माण राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर देश के 50% तो ट्रैक्टर और 60% टू व्हीलर बनते हैं। ट्रैक्टर कहां पे बनते हैं? फरीदाबाद में। टू व्हीलर हीरो मोटोकॉर्प के कहां पर है मैन्युफैक्चरिंग? रेवाड़ी के धारवेड़ा में। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना को कवर करते हैं। हरियाणा के सोनीपत में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर के लिए 6,230 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। केंद्र के इस बजट की मंजूरी के बाद सोनीपत को मेट्रो से जोड़ने का प्रोजेक्ट कार्य शुरू हो गया और इसके लिए 26.463, सिर्फ इतना ही याद रख लो, 26.4, 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर बनेगा यहां पर। और ये गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ के बाद हरियाणा राज्य में मेट्रो का चौथा विस्तार होगा। कुशल लॉजिस्टिक के लिए महाराष्ट्र में नागपुर जगह है, वहां पर भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है। किसने? वोल्वो ट्रक्स ने। देखो, आपने जो ट्रक देखे होंगे उनके पीछे एक ट्रेलर रखा जा सकता है, एक जैसे ये बस बेकार सा डायग्राम बना देता हूं। मान लो ये ट्रक है, यहां पर काफी सारे पहिए होते हैं। अब रोड ट्रेन क्या होती है? रोड पर ट्रेन, ट्रेन में जैसे कई सारे ट्रेलर रहते हैं ना, वैसे ही रोड ट्रेन में जो ट्रक रहता है उसके पीछे कई सारे ट्रेलर रहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा ट्रेलर, तो उनको रोड ट्रेन कहते हैं।
इससे सामान ले जाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी लॉजिस्टिक कुशल हो जाता है। हरियाणा में डबवाली से पानीपत, डबवाली कहां पर है? सिरसा में। तो डबवाली से पानीपत तक करीब 300 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। और यह हाईवे क्या करेगा? डबवाली कहां पर? सिरसा में। किस तरफ है? पश्चिम की तरफ। पानीपत पूर्व की तरफ है। तो ये पूर्व और पश्चिम के हिस्सों को जोड़ने का काम करेगा यह हाईवे। और इस हाईवे के माध्यम से 7 नेशनल हाईवे इनको कनेक्ट किया जाएगा, इनका कनेक्शन हो जाएगा इससे। सिरसा के डबवाली में एक फेमस लेक है, यानी झील है, जिसका नाम क्या है? ओट्टू लेक, ओट्टू झील। एजुकेशन यानी शिक्षा को कवर करते हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। उनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि उनके सामाजिक और जो राजनीतिक क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया है उसके लिए प्रदान की गई है। इससे पहले जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर सोमनाथ, उनको भी केयू ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि दी थी। इस विश्वविद्यालय की आधारशिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने 1956 में इसकी आधारशिला रखी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लागू करने वाली ये हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी प्रावधानों को लागू करने में ये देश भर में पहली यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को। तो 2 फरवरी 2025 को इसका 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य को कवर करते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसमें देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी शुरू की गई है। कहां पर है ये? फरीदाबाद में। भारत में बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए फेरेट रिसर्च फैसिलिटी की शुरुआत की गई है। यह देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी होगी। देखो, फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, इसमें क्या होता है? जो वैक्सीन रहती हैं, मेडिकल रिसर्च की जाती है, वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च की जाती है, और जो संक्रामक रोग रहते हैं उन पर भी रिसर्च की जाती है। बेसिकली बायोमेडिकल पर रिसर्च की जाती है इसमें। फरवरी 2025 तक हरियाणा के 2987 गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है। ओडीएफ का मतलब क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री। ओडीएफ प्लस में वे गांव शामिल होते हैं जहां पर ओडीएफ डेफिकेशन फ्री हो, वे ओडीएफ हो। साथ ही सॉलिड और लिक्विड के वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छा हो, देखने में साफ सुथरे गांव हो, उनको ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कवर करते हैं। हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कुरुक्षेत्र में 1956 में इसकी आधारशिला रखी थी, किन्होंने? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसी यूनिवर्सिटी को पेटेंट मिला है ऑटोमेटिक पौध लगाने के लिए, जो इन्होंने ट्रांसप्लांटर बनाया है उसके लिए। इस ट्रांसप्लांटर की वजह से हाथ से गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है कि गड्ढा खोद के फिर उसमें पौध लगाएंगे। ये ट्रांसप्लांटर खुद ही गड्ढा खोद देगा, उसमें पौध लगा देगा, भर देगा उसको। और इस ट्रांसप्लांटर मशीन की वजह से बैंगन, टमाटर, मिर्च, इसके जैसे कई पौधों की रोपाई हो सकती है। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी का मंदिर है, या सरस्वती मंदिर भी बोल देते हैं। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। पर सरस्वती शुगर मिल ये यमुनानगर में है। और राजा सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र ये कैथल में है। हरियाणा में कुल 2 वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं, जिसमें से एक तो ये है कैथल में। सेकंड आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि दूसरा कहां पर है। हरियाणा जीके की जो फटाफट रिवीजन की सीरीज है उसमें ये कवर करवा चुका हूं। सिक्योरिटी या सुरक्षा, इसको कवर करते हैं। हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, यहां पर भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान का संचालन किया है। हरियाणा में देखो कुल 8 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 6 तो हैं सिविल एविएशन के लिए और 2 हैं वायुसेना हवाई अड्डे, जिसमें से एक है अंबाला में और एक है सिरसा में, और 3 एविएशन सेंटर है।
ये 3 है पिंजौर। पिंजौर कहां पर है? पंचकुला में। दूसरा है हिसार में और तीसरा करनाल में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो महेंद्रगढ़ में नारनौल है, यहां पर एरो स्पोर्ट्स हब है, यानी एयर की जो भी एक्टिविटी होती है वो यहां पर करवाई जाती है। जैसे आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा होगा ना, वे प्लेन से कूदते हैं, स्काई डाइविंग बोलते हैं उसको, तो वो भी यहां पर करवाया जाता है। कहां पर? नारनौल में। हरियाणा के चरखी दादरी में 12 नवंबर 1966 को एक हवाई दुर्घटना हुई थी, चरखी दादरी के टिकाना कला गांव में। हरियाणा में कुल 29 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है और प्रदेश में कुल पुलिस थाने 409 और महिला पुलिस स्टेशन 32 है। और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का नंबर क्या है? 1930। ये तो आपको याद हो ही गया होगा, फोन पर कई बार सुना है आपने, सबकी कॉलर ट्यून लगी हुई है फिलहाल। ये हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नई वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है HSNCB। फुल फॉर्म क्या होगी ये? हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, HSNCB.in। इसमें स्व मूल्यांकन फॉर्म की सुविधा दी गई है। स्व मूल्यांकन यानी खुद का मूल्यांकन करो, उसके लिए फॉर्म है इसमें। और ये एक ऑनलाइन टूल है, इसकी मदद से व्यक्ति को 40 अंकों के स्केल पर नशे की लत का आकलन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उन्हें नशे की लत है नहीं है, तुरंत चिकित्सा सहायता चाहिए, परामर्श की जरूरत है या नहीं है। तो आप तो नशे की लत में पड़ना ही मत, कैरियर सबका खराब हो जाता है इस वजह से। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो HSNCB ने ब्रेक द साइकिल, ये एक चैलेंज है, बकेट चैलेंज, इसका शुभारंभ किया है। ब्रेक द साइकिल यानी जो नशे की लत लगती है ना, एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है, गोल गोल घूम के वहीं पर ही आते रहते हैं। नशा स्टार्ट किया, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर घूम के वहीं पर आ जाते हैं, फिर से वही काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक ब्रेक द साइकिल नाम के बकेट चैलेंज का शुभारंभ किया है हमारे हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इसका उद्देश्य है नशे की लत से जो लोग जूझ रहे हैं उनको छोड़ने के लिए, नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना, पुनर्वास की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए उनकी सहायता करना। एनवायरमेंट, पर्यावरण को कवर करते हैं। हरियाणा में पिछले एक साल में 1.10 मीटर भूजल स्तर घटा है, काफी गंभीर समस्या है ये। जून 2023 में औसतन भूजल स्तर 21.79 मीटर था और जून 2024 में इसका औसतन भूजल स्तर 22.89 मीटर रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन हमारे हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था। फिलहाल ये केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हैं सेंटर में। जैसा नाम में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025, ये सम्मेलन किन के लिए होगा? परिवर्तनकारी जलवायु से संबंधित जो पहल है उनको एक साथ लाने के लिए, एकीकृत करने के लिए, सुदृढ़ता, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए उसके प्रति लक्षित है ये। मतलब टोटल मिला के क्या काम है? परिवर्तन में बदलाव ना हो, अच्छा पर्यावरण मिले, उसके लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। हरियाणा में सऊदी अरब की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है। सऊदी अरब में भी देखो, पहले तो काफी मरुस्थली था, डेजर्ट था, मतलब अब भी डेजर्ट ही है, पर काफी पेड़ पौधे उगाए हैं उन्होंने। उसी की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच बने हैं वजीर सिंह राठी, ये सोनीपत के राजलू गढ़ी के रहने वाले हैं। हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं धनपत सिंह, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं फरवरी में। और बात करें सीईसी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो इंडिया के लेवल पे रहते हैं, वो है ज्ञानेश कुमार। और एक होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। किसी स्टेट में सही तरीके से इलेक्शन हो, इसके लिए चीफ इलेक्शन की हेल्प करते हैं और इन्हें अपॉइंट करता है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इंडिया के हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से। देखो, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो तो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये जो लोकल बॉडीज हैं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटीज या पंचायत, इनके इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो लोकल बॉडीज हैं। और विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन कमीशन इंडिया का, और सीसी है चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार,
हरियाणा के हाल ही में बने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं और देश में बात करें तो 18वीं महिला मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म हरियाणा के जींद के नंदगढ़ में हुआ था। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार। हरियाणा से इससे पहले सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के सीएम बने हैं। अब हरियाणा से दिल्ली की तीसरी सीएम बनी है रेखा गुप्ता। सुषमा स्वराज तो अंबाला की थी, अंबाला की बेटी सुषमा स्वराज। इनको बीजेपी ने 1998 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। और अरविंद केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी के हेड थे, सुप्रीमो, हिसार से बिलोंग करते थे और ये 2013 से 24 के बीच करीब 10 साल के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग रस्तोगी। इनसे पहले मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी थे विवेक जोशी। इनको अब इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है इंडिया का, भारत का। हरियाणा राज्य खो खो संघ के अध्यक्ष हैं श्याम सिंह राणा। वंदना कटारिया भारत की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी थी, महिला हॉकी खिलाड़ी, जिन्होंने 300 मैच खेले थे। और अब दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है भारत की जिन्होंने 300 मैच खेले हैं। ये हैं सविता पूनिया, हॉकी टीम की गोलकीपर हैं ये, और सिरसा के जोधका की रहने वाली थी। और पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ये पीआर श्रीजेश जो हरियाणा हॉकी के गोलकीपर है ना, उनके बाद ये मुकाम हासिल करने वाली दूसरी गोलकीपर है। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब सेना ने जीता है। इसमें हरियाणा का स्थान चढ़ा रहा था 6th पोजीशन पर। हिसार में एस्ट्रोटर्फ मैदान है, वहां पर हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 18वें जूनियर वर्ग का खिताब हिसार ने जीता है। 2nd नंबर पर सोनीपत रहा था। और हिसार के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर सीनियर वर्ग का खिताब सोनीपत ने जीता है, राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 36वें सीनियर वर्ग का खिताब। और 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं एकता बयान ने। ये हिसार की रहने वाली हैं। एक पदक तो इन्होंने क्लब थ्रो में जीता था और दूसरा पदक डिस्क थ्रो में जीता इन्होंने। इसमें अंशु मोर जो हिसार की रहने वाली हैं, इन्होंने शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता है और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता था। किसमें? नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। हॉकी में 11वीं सब जूनियर वर्ग का खिताब हिसार जिले की टीम ने जीता है। हिसार के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर इसका फाइनल मुकाबला हुआ था। 11वीं सब जूनियर वर्ग का खिताब तो जीता है हिसार ने, साथ ही 18वीं जूनियर वर्ग का खिताब भी हिसार ने जीता है। पर 36वें सीनियर वर्ग का खिताब ये सोनीपत ने जीता है हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता में। पंचकुला में आईटीबीपी भानु, इसमें 13वीं इंटर फ्रंटियर कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पंजाब के फगवाड़ा में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय कोर्फबॉल, इसका 2025 का खिताब हरियाणा ने जीता है। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हुई थी 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका खिताब हरियाणा ने जीता है। राष्ट्रीय अंडर 23 महिला क्रिकेट की मेजबानी हरियाणा को मिली है। ये मुकाबले कहां पर होंगे? रोहतक के लहासी में, झज्जर और गुरुग्राम के सुल्तानपुर में 5, 7, 9, 11 और 13 मार्च 2025 को खेले जाएंगे। ये देखो, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस राष्ट्रीय अंडर 23 महिला क्रिकेट की मेजबानी हरियाणा करेगा इस बार। बैंकॉक में जो थाईलैंड में है, यहां पर एशिया पैरा तीरंदाजी कप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते हैं। और पूरे भारत ने कितने पदक जीते थे? 12 पदक, जिनमें से 7 तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीत लिए थे। सरिता जो फरीदाबाद की है, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। रोहतक की पूजा खन्ना ने गुरुग्राम की पूजा नारा के साथ मिलकर रिकर्व ओपन टीम इवेंट में रजत पदक जीता था। पूजा नारा ने महिला एकल में रिकर्व ओपन इवेंट में रजत पदक जीता था। और पुरुष एकल रिकर्व ओपन में कैथल के हैं हरविंदर, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और पुरुष टीम में हरविंदर ने राजस्थान के धन्नाराम के साथ मिलकर गोल्ड मेडल जीता था। 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उत्तराखंड में। इसमें हरियाणा का स्थान 3rd रहा था। कुल पदक हरियाणा ने 153 जीते थे। फर्स्ट पर रहा था सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB और 2nd पर महाराष्ट्र रहा है। इसमें महिला फुटबॉल का खिताब जीता है हरियाणा ने, हरियाणा की टीम ने। और हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में 7 पदक जीते थे।
और बैडमिंटन के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब इसमें हरियाणा ने जीता था। किसकी बात हो रही है? 38वें नेशनल गेम्स की। कहां पर आयोजित हुए थे ये? उत्तराखंड में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल गेम्स कहां पर आयोजित हुए थे इस बार? उत्तराखंड में। विश्व चैंपियनशिप में जो बॉक्सिंग की है, इसमें रजत पदक जीतने वाले हरियाणवी बॉक्सर अमित पंघाल अब प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं। हाल ही में निशान देव हैं, इन्होंने भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग को चुना था। और विजेंदर सिंह और विकास कृष्णन पहले ही प्रोफेशनल बॉक्सर बन चुके हैं, इसमें अपनी पहचान बना चुके हैं। अवार्ड्स यानी पुरस्कार को कवर करते हैं। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने हरियाणा के 3 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। ये 3 जवान हैं ऋषि डागर जो झज्जर के रहने वाले हैं, मोहित गुरुग्राम के रहने वाले हैं और सुमित हिसार के रहने वाले हैं। पिछले साल बाढ़ आई थी तो उस टाइम इन तीनों जवानों ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 में चुनी गई है मनु भाकर, क्योंकि मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं और एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाले ये पहली भारतीय महिला बनी है। इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया है बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से। आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और भारत जनसंचार संस्थान ने हरियाणा की पत्रकार हैं डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान, रोहतक की रहने वाली हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ पत्रकार से सम्मानित किया है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग DUR 2023-24 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVNL इसको प्रथम रैंकिंग मिली है और सेकंड रैंकिंग मिली है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड DHBVNL। हरियाणा में सभी गांवों तक 1970 तक बिजली पहुंच गई थी, सभी जगह पूरे हरियाणा में। और इसके साथ ये भारत का पहला राज्य था जिसने अपने सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी थी। पूरे राज्य में बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य था। अब बिजली विभाग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो जिसके आने के चांसेस काफी रहते हैं क्वेश्चन में। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना था 1970 में। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बना था? 1970 में, 3 मई 1970 को। और 1970 में ही पूरे हरियाणा में बिजली पहुंच गई थी। उसके बाद हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक रिफॉर्म की जरूरत महसूस हुई। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट आया था 1997 में। इसके थ्रू जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसको 2 पार्ट में, 2 भागों में बांट दिया था। एक तो था हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। जैसा नाम में है, इसका क्या काम होगा? हरियाणा के अंदर विद्युत पहुंचाने का काम था इसका। यानी बिजली सप्लाई का काम था इसका। और दूसरा पार्ट था हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। जैसा नाम में, इसका काम था हरियाणा में बिजली बनाने का। तो ये 2 पार्ट बना दिए थे हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट से, जो आया था 1997 में। इसके अगले ही साल 1998 में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बना था। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब बना था ये? 17 अगस्त 1998 को। और इसके अगले ही साल 1999 में 1 जुलाई 1999 को 2 बिजली वितरण निगम बनाए थे जिससे हरियाणा में बिजली की सप्लाई करना इजी हो। एक तो था UHBVN जिसका पूरा नाम है उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ये जो हरियाणा के उत्तरी सर्किल है ना, उनमें बिजली सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। और दूसरा बनाया था DHBVN, ये था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। दक्षिण हरियाणा
बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिण सर्किलों के लिए बिजली की सप्लाई करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1970 में क्या हुआ, उसके बाद सीधा आ जाओ 1997 में। इसमें आया था हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो कि बताया अभी। उसके बाद 97, फिर 98 में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बना, और उसके अगले साल 1999 में 2 बिजली वितरण निगम बने थे, UHBVN और DHBVN। डिटेल में हमने हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन में कवर करवाया, वहां पर आप देख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग वाइस चांसलर ऑफ इंडिया अवार्ड। इससे सम्मानित किया गया है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और 5 आतंकियों को ढेर किया था हमारे हरियाणा के गोविंद सिंह चौहान ने। सेना के जवान है ये झज्जर के नेवला के रहने वाले हैं। इनको सेना मेडल दिया गया है इन आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। ये 23 ग्रेनेडियर में तैनात थे। बस क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, सेना मेडल हरियाणा के किस जवान को दिया गया है? गोविंद सिंह चौहान को। बुक्स यानी पुस्तकों का टॉपिक कवर करते हैं। गुरुग्राम के जल निकायों पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया था भूपेंद्र यादव ने। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और राव नरबीर सिंह ने, ये हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री हैं। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से विधायक हैं। गुरुग्राम में शिखर सम्मेलन हुआ था 3 दिन का, अरावली ग्रीन वॉल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन। इसमें जो क्षरित भूमि है उसका पुनर्वास करना, यहाँ के भूजल स्तर में बढ़ोतरी करना और जो जैव विविधता है उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अरावली संरक्षण के सहयोग के रूप में हरियाणा के राज्य वन विभाग और सांकला फाउंडेशन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, रिपोर्ट और सूचकांक को कवर करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2025 के जो इंजीनियरिंग श्रेणी है उसमें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यानी GJU को देश में 68वां स्थान मिला है। और इसी श्रेणी में इस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड में, विश्व में 1001 से 1250वें स्थान पर रखा गया है। हिसार को हिसार फिरोजा भी कहा जाता है। हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां पर जिंदल स्टील है, स्टील का काफी काम होता है। फोर्ब्स की 2025 की दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री जिंदल को 7वां स्थान मिला है। और फर्स्ट पर कौन रही हैं? एलिस लुइस वॉल्टन। आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा ना, उसमें इनकी हिस्सेदारी है। और भी काफी बिजनेस संभालती हैं पर मेन वॉलमार्ट ही है। वॉलमार्ट के फाउंडर कौन थे? सैम वाल्टन। एलिस लुइस वाल्टन सैम वाल्टन की बेटी है। इंपोर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस को कवर करते हैं। इसमें हम वही कवर करते हैं जिसका हरियाणा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहा हो, बाकी तो इंडिया के करंट अफेयर में आते हैं ये टॉपिक। हरियाणा के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, इसके द्वारा सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। 11 फरवरी 2025 को मनाया था NIC के द्वारा। और इसकी थीम थी एक साथ बेहतर इंटरनेट। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर में फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार कब था ये? 11 फरवरी 2025 को। मिसलेनियस यानी मिश्रित टॉपिक को कवर करते हैं। पंचकुला में दृष्टिबाधितों के लिए एक फैशन शो आयोजित किया गया था। यह अपनी तरह का पहला फैशन शो था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। आयोजकों के अनुसार यह पूरी तरह से दृष्टिहीनों के लिए देश का पहला ऐसा आयोजन था। HSSC जो CT का एग्जाम लेती है, ग्रुप C, ग्रुप D इनके लिए, उसके लिए नया भवन बनाया जाएगा। ये किस जिले में बनाया जाएगा? पंचकुला में। और HSSC के चेयरमैन कौन है? एडवोकेट है हिम्मत सिंह। पंचकुला इकलौता ऐसा जिला है हरियाणा का जो हरियाणा की कैपिटल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यानी चंडीगढ़ के साथ। साथ ही सबसे उत्तरी जिला भी है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में विंटेज कारों की रैली आयोजित की गई थी। विंटेज कार जो पुरानी कार रहती है ना, वैसे तो पुरानी है पर महंगी बहुत होती है ये। इसके अलावा गुरुग्राम में क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं? 2 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1991 में बना था। यहां पर एक झील है, उसको 1970 में वो खोजी गई थी। और 1971 में
इसको पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया था और नाम रखा था इसका सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दूसरा नेशनल पार्क जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ उसका नाम क्या है, काफी फेमस है, आपको पता होना चाहिए। और जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में शामिल किया गया है। सुल्तानपुर झील की वजह से हरियाणा में कितनी रामसर साइट है, 2 रामसर साइट है। पहले भी कई बार बता चुका हूं, आपको बताना कि वो दूसरी रामसर साइट कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। हरियाणा में ई ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ये बनाया एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। इसके थ्रू जो सरकारी कार्यालयों में फाइलें रहती हैं, नोटिंग फाइलें, ये ऑनलाइन होंगी। इससे काम काफी फास्ट होगा, जल्दी होगा, और इन ऑनलाइन फाइलों पर जो अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर भी ई हस्ताक्षर होंगे। काफी फास्ट काम होगा, ऐसा नहीं फाइल ले जाने में ही टाइम लग रहा है उसके बाद फाइल खो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इजी और फास्ट काम करने के लिए ई ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। किसने बनाया, एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका सीईटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है, इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये, और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।